जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की दोस्तों ये सिलेक्शन वाली 7वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 6 क्लास करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जा करके उनको देख लीजिएगा। दोस्तों ये जो क्लास है आपको डेली शाम को 4 बजे मिलने वाली है। इसमें जो है जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्लास दोस्तों एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनको दोस्तों हम लोग डिटेल्स के साथ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जा करके आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर दोस्तों आपको जो है इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिससे कि जितने भी हम इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे वो जो है आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का 131वां स्थान रहा है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने 148 देशों में से 131वां स्थान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष के 129 से 2 स्थान नीचे है। दोस्तों ये आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो सूचकांक है ये 4 आयामों में लैंगिक समानता को मापता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये दोस्तों 4 जो है समानता को ये मापता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पाकिस्तान की। दोस्तों बात करते हैं तो इसका जो है 148वां स्थान रहा है, जो कि अंतिम स्थान है। और वहीं पर दोस्तों जो आइसलैंड है ये लगातार 16वें वर्ष के लिए शीर्ष रैंक वाला देश बन गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष रैंक किसका है तो आइसलैंड का है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अग्रणी M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दोस्तों पद्म विभूषण कब जीता था? तो ये दोस्तों 2015 में जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उन्होंने जो है भारत के परमाणु रिएक्टर अप्सरा पर डॉक्टर होमी भाभा के साथ काम भी किया था। ठीक है, और वे दोस्तों जो है मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र के मुख्य परियोजना अभियंता थे। डॉक्टर श्रीनिवासन 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने और वे दोस्तों भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में 18 परमाणु ऊर्जा इकाइयां विकसित की गई थी। तो ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है उन्हें जो है पद्मश्री 1984 में और जो पद्म भूषण दोस्तों हैं ये 1990 में और जो पद्म विभूषण दोस्तों हैं ये 2015 में ये मिले थे। ठीक है, और दोस्तों उनका जो है 95 वर्ष की आयु में तमिलनाडु में निधन हो गया था। और दोस्तों उनके जो काम ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और प्रगति में बहुत योगदान भी दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 87 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन होने वाले IUCAA की स्थापना के लिए जाने जाने वाले और पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित प्रख्यात भारतीय खगोल भौतिकीविद और विज्ञान संरचना संचारक कौन थे? तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वे जो है संस्थापक निदेशक थे IUCAA के। ठीक है, जो कि 1988 में UGC की मदद से स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। उन्होंने दोस्तों 2003 तक IUCAA के निदेशक के रूप में कार्य किया और उन्हें पद्म भूषण से 1965 में 26 वर्ष की आयु में सम्मानित किया गया था। और दोस्तों उन्हें जो है पद्म विभूषण 2004 में और महाराष्ट्र भूषण जो है 2011 में मिला था। यूनेस्को ने दोस्तों उन्हें विज्ञान संचार के लिए कलिंगा पुरस्कार 1966 में प्रदान किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग ये तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 2012 में TWAS यानी कि विश्व विज्ञान अकादमी ने वैज्ञानिक उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना के लिए उन्हें सम्मानित किया और दोस्तों उनकी जो है मराठी आत्मकथा ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 में जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सही मिलान है? तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सही मिलान है? तो दोस्तों भाग 9B की बात करते हैं तो ये दोस्तों नगर पालिका, ये जो है दोस्तों इसका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो भाग 9B है ये सहकारियों समितियों से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो भाग 14A है ये दोस्तों न्यायाधिकरण से संबंधित है, और जो भाग 20 दोस्तों है ये संविधान का संशोधन से संबंधित है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही मिलान है। ठीक है, ये दोस्तों आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं, नीचे दी गई जो तालिका है सही ढंग से मिलान की गई है। दोस्तों जो भाग 9B है ये सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों भाग जो 14A है ये जो है दोस्तों न्यायाधिकरण से संबंधित है, और दोस्तों वहीं पर जो भाग 20 है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि भारतीय संविधान के मूल भाग में 22 भाग थे। ठीक है, और संशोधनों के बाद दोस्तों वर्तमान में इसमें 25 भाग शामिल हैं। भारतीय संविधान के भाग नीचे दिए गए हैं। दोस्तों हमने आपको पिछली क्लासों में भी ये पूरे जो जितने भी भाग हैं हमने आपको कराया हुआ है। तो आप लोग पूछेंगे कि सर ये आप जो है बार बार क्यों कराते हैं? दोस्तों इसलिए हम इसको कराते हैं क्योंकि जो है आपको ये अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं भाग 1 की बात करते हैं। तो इसमें जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि 1 से 4 आर्टिकल के बीच दोस्तों इसकी बात की गई है। और वहीं पर दोस्तों भाग 2 है ये दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 हैं। दोस्तों भाग 3 की बात की जाए तो मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 12 से 35। ठीक है, और दोस्तों जो भाग 4 है ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो भाग 4A है ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, इसमें दोस्तों ये जो है आर्टिकल 51A में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट साथियों है भाग 5, ये दोस्तों संघ से संबंधित है, और इसमें दोस्तों 52 से 151 आर्टिकल हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भाग 6 है ये राज्य से संबंधित है, और इसमें जो है 152 से 237 आर्टिकल हैं। और भाग 7 है ये पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य, जो कि दोस्तों 7वें संशोधन द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जो भाग 8 है ये केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक इसमें दिए हुए हैं। और भाग जो दोस्तों 9 है इसमें दोस्तों पंचायतें हैं। ठीक है, 243 से 243 ओ तक दोस्तों इसमें आर्टिकल हैं। दोस्तों जो भाग 9A है ये नगर पालिकाएं, जो कि दोस्तों 243P से 243ZG तक दोस्तों इसमें आर्टिकल हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भाग 9B है ये दोस्तों सहकारी समितियां हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये दोस्तों 243ZH से 243ZT तक दोस्तों इसमें आर्टिकल दिए हुए हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें भाग 10 की, तो दोस्तों इसमें जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में कहा गया है। और दोस्तों ये जो है आर्टिकल 244 से 244A तक है। ठीक है, दोस्तों भाग जो 11 है ये संघ और राज्यों के बीच संबंध, आर्टिकल दोस्तों 245 से 263। वहीं पर दोस्तों जो भाग 12 है ये जो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित दोस्तों है। ये जो है दोस्तों इसमें 264 से 300A आर्टिकल हैं। ठीक है, और दोस्तों बात की जाए भाग 13 की, तो इसमें दोस्तों भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य, इसमें दोस्तों जो है आर्टिकल 301 से 307 आर्टिकल हैं। और दोस्तों जो भाग 14 है इसमें जो है संघ राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जो कि दोस्तों आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक हैं। ठीक है, और दोस्तों भाग जो है 14A जो है ये न्यायाधिकरण से संबंधित है। 323A से 323B तक दोस्तों इसमें आर्टिकल हैं। और दोस्तों जो भाग 15 है ये निर्वाचन से संबंधित है। इसमें दोस्तों 324 से 329A तक आर्टिकल हैं। ठीक है, और दोस्तों जो भाग 16 है ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं, जो कि दोस्तों 330 से 342 तक दोस्तों आर्टिकल इसमें हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों भाग अगर 17 की बात की जाए, इसमें दोस्तों भाषाएं हैं 343 से 351। ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों है। वहीं पर दोस्तों अगर बात की जाए भाग 18 की, इसमें दोस्तों आपात उपबंध हैं, जो कि दोस्तों 352 से 360 हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर भाग 19, जो भाग 19 दोस्तों है विविध, इसमें दिया हुआ है 361 से
367 आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, वहीं पर दोस्तों भाग 20 की बात की जाए, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भाग 20 दोस्तों संविधान का संशोधन से संबंधित है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 368 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अगर दोस्तों बात की जाए भाग 21 की, तो इसमें जो है अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं, जो कि दोस्तों 369 से 392 आर्टिकल इसमें संबंधित है। और दोस्तों जो भाग 22 है, इसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 393 से आर्टिकल 395 इसमें दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जितने भी भाग हैं हमने आपको सारे भाग इसमें बता दिए हैं। आपको दोस्तों कौन कौन से याद करने हैं आप लोग इसमें टिक करिएगा। भाग 1 आप लोग को याद रखना है, भाग 2 याद रखना है, भाग 3 याद रखना है, भाग 4 और भाग 4A ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। और दोस्तों जो भाग 5 भी याद रखना है, भाग 6 याद रखना है, और दोस्तों जो है आपको भाग ये 9 याद रखना है, भाग 9A और भाग 9B ये याद रखने हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको जो है कौन सा याद रखना है, ये भाग 14A याद रखना है, और दोस्तों भाग 15, ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है नेक्स्ट साथियों है भाग ये जो 17 है ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, और भाग 18 भी याद रखना है। ठीक है, और जो भाग 20 है ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों जितने भी हमने आपको बताए हैं सारे जो है आप लोगों को अच्छे से तैयार रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है, भारत में पूंजी प्रधान भारी उद्योग की स्थापना के लिए महालनोबिस योजना मॉडल को 50 के दशक के मध्य 1956 से 1961 में इसको अपनाया गया था। दोस्तों इसके तहत जो है औद्योगिकीकरण पर जो है जोर दिया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है देखते हैं जो पंचवर्षीय जो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1951 से 1956 की अवधि के दौरान दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के दोस्तों मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत की गई थी। इसे दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल से दोस्तों इसको लिया गया था, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप इसमें कई समायोजन किए गए थे। इसका दोस्तों जो प्राथमिक जोर देश के भीतर कृषि क्षेत्र की उन्नति पर था। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसका जो क्रियान्वयन है ये 1961 से 1966 की अवधि के दौरान जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में किया गया था। और दोस्तों इस योजना को योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडकिल के नाम पर गॉडकिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये योजना है इसका जो क्रियान्वयन है करते समय भारत दो संघर्षों में उलझा हुआ था। एक था भारत चीन युद्ध जो कि दोस्तों 1962 में हुआ, और भारत पाकिस्तान युद्ध जो कि 1965 में हुआ था। दोस्तों इस समय जो है ये भारत जो है दो संघर्षों में ये उलझा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों इनका मिलान करना है, तो आइए दोस्तों देखते हैं। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये दोस्तों 1918 में हुई थी। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों जो खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ था, और जो जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों है ये 1919 में हुआ, और जो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों है ये कब हुआ, तो ये 1917 में हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जो है आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, आइए देखते हैं यहाँ पर जो सही मिलान यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों जो अहमदाबाद मिल हड़ताल दोस्तों है ये 1918 में हुआ था। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों जो खेड़ा सत्याग्रह है ये 1918 में हुआ, और जो जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों है 1919 में हुआ, और जो चंपारण दोस्तों सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, जो अहमदाबाद जो मिल हड़ताल है इसके बारे में दोस्तों कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। 1917 के प्लेग बोनस पर गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष हुआ। श्रमिकों ने दोस्तों 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी, और मिल मालिक दोस्तों केवल 20% वेतन वृद्धि देने को तैयार थे। गांधी जी ने दोस्तों भूख हड़ताल के हथियार का इस्तेमाल किया, और हड़ताल के बाद श्रमिकों को 35% वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है खेड़ा सत्याग्रह, इसकी दोस्तों बात करते हैं। तो किसान अकाल अल्प संसाधनों छुआछूत के कारण अत्यधिक संकट में थे, और पूरे गुजरात को प्लेग की गंभीर महामारी का सामना करना पड़ा।
कर बढ़ाए गए और सरकार अपने राजस्व से हाथ धोना नहीं चाहती थी और सरदार पटेल के साथ दोस्तों गांधी ने सभी किसानों और अंग्रेजों के इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया। इसका दोस्तों परिणाम यह हुआ कि चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए कर को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों जो चंपारण सत्याग्रह है ये जो है भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था और प्रचलित प्रणाली तिनकठिया प्रणाली थी। तिनकठिया प्रणाली में दोस्तों जो किसान थे अपने खेत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। और दोस्तों ये जो आयोग का गठन किया गया इसमें गांधी जी एक सदस्य थे और इस आयोग ने दोस्तों घोषित किया कि बागवान अन्यायी थे। बागवानों को दोस्तों 25% राशि वापस करने का आदेश दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जलियांवाला बाग नरसंहार। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार है इसको अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। यह दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। इससे पहले जो है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था जिसने भारतीयों में विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में व्यापक रूप से गुस्सा और असंतोष पैदा किया। बसंत त्योहार बैसाखी मनाने के लिए दोस्तों जलियांवाला बाग में कम से कम 10,000 पुरुषों और महिलाओं और बच्चों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई और दोस्तों जो जनरल डायर था और उनके सैनिकों ने वहां पहुंचकर बाहर निकलने के सारे रास्ते जो है बंद कर दिए। और दोस्तों जो जनरल डायर ने सैनिकों को इस विशाल भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया और इस घटना के बाद दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। और दोस्तों इस घटना की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया और जो हंटर आयोग जो हंटर कमीशन ने जनरल डायर को उसके कृत्यों के लिए दोस्तों अपराधी ठहराया था। ठीक है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य गांवों का विकास है। दोस्तों ये जो गांवों का विकास है ये दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जो 50% या अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या के जो साथ जो है इसका विकास है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जो योजना है ये मार्च 2010 में प्रायोगिक आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए शुरू की गई थी। और दोस्तों जो सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के में जो है कार्यक्रम के प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए 5 राज्यों बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम का उल्लेख इसमें किया गया था। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की तो यह योजना दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। और इस योजना का जो लक्ष्य है दोस्तों एक ऐसा आदर्श गांव बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हो। दोस्तों जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसे भारतीय केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट साथियों है पीएम जो किसान है ये क्या है दोस्तों इस योजना के तहत केंद्र 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में सीधे सभी भूमि धारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है चाहे उनका जोत का आकार कुछ भी हो। दोस्तों इसे जो है फरवरी 2019 में जारी किया गया था। तो ये दोस्तों पॉइंट जो है आप लोग नोट करिएगा। यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। दोस्तों इसे जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और भारत के संविधान के दोस्तों इस जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये भी जो पॉइंट है ये भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का विवरण देता है। दोस्तों जो आर्टिकल 15 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद जो 15 है ये जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध इसमें दिया हुआ है। दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और कोई भी नागरिक धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी दिव्यांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर तक पहुंच होगी
और आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थानों का उपयोग होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई भी बात राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। ठीक है। तो ये दोस्तों जो पॉइंट हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है, कुछ देख लेते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है उनके बारे में। दोस्तों जो आर्टिकल 10 है इसमें जो है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात की गई है। तो प्रत्येक नागरिक जो भारत का नागरिक है या माना जाता है या इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से कोई भी जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा वह नागरिक बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है आर्टिकल 22। इसमें क्या है, तो यह दोस्तों एक मौलिक अधिकार है जो उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है जिन्हें अपराध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और निरोध में लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है आर्टिकल 27। इसमें दोस्तों किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ठीक है। ये दोस्तों जो तीनों आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान कब प्रस्तावित किया गया था। तो ये दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान है भारत में खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ठीक है। और दोस्तों यह जो है आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली के राजघाट पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। और दोस्तों कार्यक्रम का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के विजन को पूरा करना था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है मिशन का चरण जो है 1 अक्टूबर 2019 तक चला और चरण दूसरा जो है 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जाएगा। दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच जो फंड शेयरिंग है ये 75:25 के अनुपात में है। वहीं पर दोस्तों जो पूर्वोत्तर राज्य और विशेष जो श्रेणी के राज्यों के लिए जो फंड शेयरिंग है ये 90:10 के अनुपात में है। ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो स्वच्छता की ओर एक कदम जो है ये स्वच्छ भारत अभियान का आधिकारिक नारा है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है। दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान का पुनर्गठन की बात की जाए तो निर्मल भारत अभियान योजना से किया गया है। ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। तो ये दोस्तों पपुआ न्यू गिनी ने किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं जो WHO ने नियमित जांच के दौरान स्वस्थ बच्चों में वायरस के नमूने का पता लगाने के बाद जो है पपुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। दोस्तों बात करते हैं जो पोलियो है ये क्या है। तो यह जो है एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो पक्षाघात का कारण बन सकता है और खासकर 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों में। दोस्तों जो संक्रमित दूषित भोजन या पानी के माध्यम से या संक्रमित मल या श्वसन बूंदों के सीधे संपर्क से ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जो टीकाकरण अभियान है ये दोस्तों WHO प्रकोप को नियंत्रित करने और बीमारी के आगे प्रयास को रोकने के लिए तत्काल टीकाकरण का आग्रह कर रहा है। ठीक है। दोस्तों वहीं पर जो पपुआ न्यू गिनी है इसकी बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत में एक देश दोस्तों जहां पोलियो को खत्म करने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद फिर से ये उभरा है। ठीक है। ये दोस्तों पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी जो आयु थी ये कितनी थी। तो दोस्तों ये जो है इनकी आयु 23 वर्ष थी उस समय। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भगत सिंह एक भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे जिनकी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ 2 शानदार क्रूरता और 23 वर्ष की आयु में फांसी की सजा ने उन्हें दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रसिद्ध नायक बना दिया था। ठीक है। दोस्तों 1931 में स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु
को फांसी पर लटका दिया गया था। कब लटकाया गया था? तो 1931 में। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, दिसंबर 1928 में भगत सिंह और एक सहयोगी शिवराम राजगुरु ने लाहौर में एक 21 वर्षीय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। अप्रैल 1919 में फिर से सामने आते हुए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर 2 घरेलू बम फोड़े थे, ठीक है। और 23 मार्च को शहीद दिवस दोस्तों शहीदों का दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों याद करिएगा कि भारत में जो है शहीद दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 23 मार्च को और दूसरा मनाया जाता है 30 जनवरी को। दोस्तों जो 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये जो है महात्मा गांधी की हत्या हुई थी इस दिन, ठीक है। तो ये जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में की जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है? दोस्तों इसमें जो है बांट और माप के मानकों की जो स्थापना है, ये जो है दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्दिष्ट करती है। इसमें दोस्तों 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में 97 विषय थे। अब जो है इसमें 100 विषय हैं, ठीक है। वहीं पर दोस्तों जो 88वां संशोधन ने जो है संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा जिसे सेवाओं पर कर कहा जाता है। दोस्तों राज्य सूची में 61 विषय हैं और इससे पहले इसमें जो है 66 विषय थे, ठीक है। इसमें जो है विषय कम हो गए हैं। कितने विषय? 5 विषय इसमें कम हो गए हैं। वहीं पर दोस्तों 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष प्रावधान किए। दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सूची के तहत 3 विषयों लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि पर कानून नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट साथियों जो समवर्ती सूची में इसके अंतर्गत 52 विषय शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? दोस्तों इसमें जो है प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, मीथेन के साथ दोस्तों हाइड्रोकार्बन गैस का जो प्राथमिक घटक होने के मिश्रण को प्राकृतिक गैस कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों प्राकृतिक गैस प्रागैतिहासिक पौधे और पशु जीवन के क्षयकारी अवशेषों से जीवाश्म ईंधन के रूप में बनती है। दोस्तों मीथेन एक गंधहीन गैस है जो रंगहीन और आसानी से ज्वलनशील होती है। इसे दोस्तों जो है मिथाइल हाइड्राइड या मॉर्स गैस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं देश में अनवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की, दोस्तों देश में के जो है कुल ऊर्जा उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 23.39% है, ठीक है। और भारत जो है समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें वैश्विक स्थान पर है। एक संधि आधारित जो है अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन जो है अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन ISA है, जिसका उद्देश्य दोस्तों सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर परिनियोजन के लिए 2030 तक आवश्यक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि जो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद द्वारा की गई थी। ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो दोस्तों जो पवन ऊर्जा है, ये पवन ऊर्जा ऊर्जा का एक अपरंपरागत स्रोत है, ठीक है। इसे अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। नोट करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। गुजरात में देश में दूसरी सबसे बड़ी जो स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। दोस्तों जो महाराष्ट्र जो है तीसरा सबसे बड़ा स्थापित पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, ठीक है। तो ये दोस्तों भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है सौर ऊर्जा। दोस्तों सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है और सौर ऊर्जा अपारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं, ठीक है।
दोस्तों वहीं पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना में शुरू की गई इंदिरा सौर गिरी जल विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है आदिवासी किसानों को मुफ्त सौर पंप प्रदान करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी ने जो है इंदिरा सौर गिरी जल परियोजना शुरू किया है। यह योजना दोस्तों माचराम गांव नागार्जुन कुर्नूल जिले में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत दोस्तों आदिवासी किसानों को मुफ्त सौर पंप 5 से 7.5 हॉर्स पावर के मिलेंगे और सौर पंप बागवानी फसलों की सिंचाई के लिए हैं। इस योजना के शुभारंभ में दोस्तों आदिवासी विकास के लिए 12 सूत्री नल्ला माला घोषणा भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों यह योजना जो है वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों का समर्थन करती है और एक पायलट परियोजना 45 एकड़ में शुरू की गई है, जिससे 45 आदिवासी किसानों को लाभ हुआ है। इन किसानों ने भूमि खो दी थी और पिछली सरकार के तहत कानूनी मामलों का सामना किया था। सरकार ने दोस्तों अगले 4 वर्षों के लिए इस योजना के लिए 12,600 करोड़ आवंटित किए हैं और यह राज्य में आदिवासी कल्याण के लिए एक विकास पहल का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए जो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। दोस्तों ये देखिएगा इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में दोस्तों व्यवस्थित करता है, इसमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों पहला जो है केरल हो जाएगा, यहाँ पर केरल है। ठीक है दोस्तों, केरल हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके बाद जो है हरियाणा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका क्रम हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, ए बी सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि 2011 की जो जनगणना के अनुसार राज्यों की साक्षरता दर अवरोही क्रम में केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है। भारत के सभी राज्यों में केरल की जो साक्षरता दर दोस्तों 94% सबसे अधिक है और हरियाणा की जो साक्षरता दर है ये 75.6% है। वहीं पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है ये 82.80% है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। दोस्तों जो भारत की पहली जनगणना की बात की जाए तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित की गई थी। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा की गई थी। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। और 2011 में यह भारत की 15वीं जनगणना थी और यह दोस्तों 1961 से गृह मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है। और दोस्तों 2011 की जो जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है CM चंद्रमौली 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल तथा जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग डिश वॉशर के रूप में या मशीनों को धोने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं जो साफ की जाने वाली वस्तुओं को सफाई के घोल में रखा जाता है और पराश्रव्य तरंगों को घोल में भेजा जाता है और उच्च आवृत्ति तरंगों के कारण दोस्तों धूल, ग्रीस और गंदगी के कण अलग हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों वस्तुएं पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनके जो अन्य महत्वपूर्ण कुछ उपयोग हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। धातु दोस्तों ब्लॉकों में दरारें और दोषों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होती है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है। और जो चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन के कारण ही शिकार की खोज और अंधेरी रात में उड़ सकते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में आमतौर पर किस आयु वर्ग को कार्यशील आबादी माना जाता है? तो ये दोस्तों 15 से जो 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील आबादी माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पवित्र शास्त्र वर्ल्ड टी पितकः सज्जया ध्वन्यात्मक संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने भेंट किया था? तो ये दोस्तों
पेंटो गटर्न सिनावात्रा ने इनको भेंट किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पवित्र शास्त्र भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है और जिसमें जो है पाली त्रिपिटक के 9 मिलियन से अधिक शब्दांशों का सटीक उच्चारण है। दोस्तों जो त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का संग्रह है और त्रिपिटक का अर्थ दोस्तों पाली में 3 टोकरियां हैं। दोस्तों जो त्रिपिटक की 3 टोकरियां हैं, विनय पिटक मठवासी जीवन के नियम इसमें दिए हुए हैं। सुत्त पिटक दोस्तों इसमें प्रवचनों के रूप में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। और दोस्तों जो अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध भिक्षुओं का व्यवस्थित और दार्शनिक विश्लेषण है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग तीनों पिटक याद रखिएगा। दोस्तों इसमें जो संबंधित जो विषय है इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों याद रखिएगा कि जो त्रिपिटक बुद्ध की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध परिषद में राजगृह भारत में संकलित किया गया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 1857 के संदर्भ में जो है संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें जो है बेगम हजरत महल जो लखनऊ से संबंधित हैं, मौलवी अहमदुल्ला शाह दोस्तों अहमदुल्ला शाह ये जो है फैजाबाद से संबंधित हैं, खान बहादुर जो है दोस्तों ये बरेली से संबंधित हैं, लेकिन दोस्तों जो लियाकत अली जो है दिल्ली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये पटना के पड़ोस से लेकर के राजस्थान की सीमा तक पूरे क्षेत्र में फैल गया। और इन क्षेत्रों में विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, तो बिहार में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और आरा दोस्तों इसके प्रमुख केंद्र थे। दोस्तों जो 1857 के विद्रोह से जुड़े जो महत्वपूर्ण नेता हैं इनकी बात कर लेते हैं। दोस्तों जो लखनऊ, तो लखनऊ में दोस्तों बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर अहमदुल्ला दोस्तों अवध के जो पूर्व नवाब के सलाहकार थे ये। ठीक है, ये दोस्तों इससे संबंधित थे। नेक्स्ट साथियों है फैजाबाद, तो दोस्तों फैजाबाद है, यहाँ पर दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला उन्होंने दोस्तों विद्रोह को अंग्रेजी के खिलाफ जिहाद घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बरेली, दोस्तों जो बरेली है यहाँ पर दोस्तों खान बहादुर खान ये दोस्तों जो है इसका नेतृत्व किया। और दोस्तों जो दिल्ली है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बहादुर शाह द्वितीय और जनरल बख्त खां, ठीक है, ये दोस्तों यहाँ से जो है दिल्ली का नेतृत्व किया। और दोस्तों यहाँ पर जो है दिल्ली में दोस्तों हकीम अहसानुल्लाह दोस्तों इन्होंने भी नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय के मुख्य सलाहकार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है, नेक्स्ट साथियों पॉइंट है कि मौलवी लियाकत अली के बारे में दोस्तों देखते हैं। तो ये जो है दोस्तों वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। ठीक है, यह दोस्तों 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में नेताओं में से एक थे, जिसे अब प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्य यंत्र डैश को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों ये जो है सारंगी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो सारंगी बजाते हैं। उनका दोस्तों जन्म जो है 1927 में राजस्थान के आमेर गांव में हुआ था। सारंगी एक दोस्तों झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जिसमें त्वचा से ढका अनुनादक होता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है वादक और यंत्र दिए हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों याद रखिएगा के.आर. कुमार स्वामी अय्यर और दोराई स्वामी अयंगर, ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो वीणा से संबंधित है। ठीक है, वीणा से। नेक्स्ट साथियों है रविशंकर, निखिल बनर्जी, हरशंकर भट्टाचार्य, विलायत खान, ये दोस्तों सितार से संबंधित हैं। किशन महाराज, अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन और निखिल पोस, ये दोस्तों तबला से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग किशन महाराज और अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन इनको दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हैं गुलाम अली, साबिर खान, सुहाली यूसुफ खान, सुल्तान खान और उस्ताद बिंदा खान, ये दोस्तों सारंगी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अरुपथी नटेशा अय्यर, तंजावुर वैद्यनाथ अय्यर, पालघाट मणि अय्यर, ये दोस्तों मृदंग से संबंधित हैं। तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपारी और उल्लास बापट, ये दोस्तों संतूर से संबंधित। ठीक है, दोस्तों इसमें जो है आप लोग भजन सोपारी को याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है गजानन राव जोशी, बालू स्वामी दीक्षितार, एम.एस. गोपाल कृष्णन, लाल गुडी जी, जयरामन,
टी एन कृष्णन, मैसूर टी चौदेया, ये दोस्तों वायलिन से संबंधित हैं। और दोस्तों जो अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, जरीन एस शर्मा, शरण रानी, अमजद अली खान, अमान अली, अयान अली और बुद्ध देव दास गुप्ता, बहादुर खान, ये दोस्तों सरोज से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अनंतलाल, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान और एस बालेश, ये दोस्तों शहनाई से संबंधित हैं। और वहीं पर दोस्तों टी आर महालिंगम, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष, ये दोस्तों बांसुरी से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, इनसे जो है आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है ऐतिहासिक स्थान दिए हुए हैं और यहाँ पर जो है निम्न के जो है लिए प्रसिद्ध स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेहरगढ़ दिया है और जो है सेलकृत मंदिर दिया है। जोरवे दोस्तों लाल मिट्टी के बर्तनों का पर जो है काला पेंट, ठीक है, यहाँ पर पेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कौसाम्बी। दोस्तों जो कौसाम्बी है ये जो है टेराकोटा यहाँ पर है, टेराकोटा कला। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। तो पूछा गया है दोस्तों कि ऊपर दिए गए जो युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके लिए। यहाँ पर इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3। ठीक है, ये दोस्तों सुमेलित है। जो दोस्तों जोरवे है ये लाल मिट्टी के बर्तनों पर काला पेंट के लिए प्रसिद्ध है। जो दोस्तों कौसाम्बी है ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ये जो है सुमेलित है। ठीक है, आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो इसे जो है पुरातत्व में सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थलों में से एक माना जाता है। इसकी खोज दोस्तों जो है दक्षिण एशिया के प्राचीन पाषाण युग के लोगों की कृषि तकनीकों और कृषि जीवन शैली के विकास पर नया प्रकाश डाला। यह दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि आधारित नवपाषाण कालीन बस्तियों की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। ठीक है, कृषि बस्ती होने के बावजूद दोस्तों इसमें केवल पत्थर के औजारों का ही प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे नवपाषाण काल में रखा गया है। और यह दोस्तों 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समृद्ध हुआ, इसलिए दोस्तों यह चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, इसलिए दोस्तों अतः युग्म एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जोरवे। दोस्तों इसे काले पर लाल रंग में रंगा गया और इसमें दोस्तों एक मैट सतह है जिसे वॉश से ट्रीट किया गया है, अतः दोस्तों युग्म 2 जो है ये सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, जो जोरवे है संस्कृति की 200 से अधिक बस्तियां ज्ञात हैं और इन बस्तियों की अधिक संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जोरवे जो है संस्कृति की सबसे प्रसिद्ध बस्तियां प्रकाश, दाइमाबाद और इनाम गांव है। नेक्स्ट साथियों है दाइमाबाद सबसे बड़ा था जो लगभग 20 हेक्टेयर मापा गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कौसाम्बी। तो दोस्तों जो कौसाम्बी है उत्तर प्रदेश में है। यह जो है प्राचीन टेराकोटा मॉडल है। यह जो है भारत में शल्य चिकित्सा का सबसे पहला जो है पुरातात्विक चित्रण है और वास्तव में पूरे एशिया में जो है शल्य चिकित्सा का सबसे पहला चित्रण है। अतः दोस्तों युग्मक 3 जो है सही सुमेलित है। यह जो है 150 ईस्वी पूर्व का है। इसमें एक पुरुष के पेंट के सर्जिकल विच्छेदन को दर्शाया गया है। अब इसे इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिलाई वाले जहाज का उद्घाटन कहां करेगी? तो ये दोस्तों कर्नाटक में करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट और डैश के बीच दोस्तों ये फैली हुई है। तो दोस्तों ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में ये फैली हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत जो है दोस्तों दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का दोस्तों कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये 32,87,240 किलोमीटर वर्ग है। ठीक है दोस्तों, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। और दोस्तों अगर बात की जाए देशांतरी विस्तार की या अनुदैर्ध्य विस्तार की तो ये दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गुप्त सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। दोस्तों इसके लिए दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है तो यहाँ पर देखते हैं
दोस्तों जो सिक्कों में शासक सम्राट को अवलोकनों पर दर्शाया गया है, और जो है पीछे की तरफ गुप्त साम्राज्य के नक्शे के साथ किवदंती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही नहीं है। बाकी दोस्तों ये जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही नहीं आंसर है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं गुप्त सिक्कों के बारे में। तो शाही गुप्तों ने अच्छी तरह से ढाले गए और अच्छी तरह से निष्पादित सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर संस्कृत में विभिन्न प्रभावशाली किंवदंतियां अंकित थी। ये दोस्तों सिक्के, जिन्हें दीनार भी कहा जाता है, अधिकतर उत्तर भारत में ये पाए जाते थे। सिक्कों में दोस्तों समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त जैसे शासकों को भी बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है, गुप्त सिक्के बड़ी संख्या में सोने में जारी किए गए थे और उन्हें उनकी उत्कृष्ट सौंदर्य अपील का श्रेय दिया गया। हालांकि बाद के गुप्तों के दौरान दोस्तों सोने के शुद्धता में गिरावट देखी गई। गुप्त साम्राज्य की स्थापना दोस्तों श्री गुप्त ने कुषाण साम्राज्य के खंडहरों पर की और 200 से अधिक वर्षों तक शासन किया। गुप्त वंश के शासकों को भारत में दीनार नामक सोने के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या जारी की जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि गुप्त शासकों ने भी चांदी के सिक्के जारी किए, लेकिन तांबे के बने सिक्के बहुत दुर्लभ थे। गुप्त शासकों के सोने के सिक्के कलात्मक उत्कृष्टता के असाधारण उदाहरण हैं दोस्तों, इसलिए जो है कथन 3 सही है। ठीक है, दोस्तों सिक्कों पर शासक सम्राट को प्रेक्षणों पर दर्शाया गया है और पीछे की ओर एक देवी की आकृति के साथ किवंदित किया गया है दोस्तों, इसलिए दोस्तों कथन जो 4 है ये सही नहीं है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, चांदी के सिक्के दोस्तों को जो है उज्जैनी के शकों के आधार पर 32 से 36 दानों का रूपक कहा जाता है, इसलिए दोस्तों कथन 1 सही है। गुप्त सोने के सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता है, इसलिए दोस्तों कथन 2 भी सही है। हालांकि फासीन के अनुसार दोस्तों गुप्त काल में कौड़ी विनिमय का सामान्य साधन थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ये दोस्तों जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो शिक्षा का विषय है ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ले जाया गया। और दोस्तों ये कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, वन, वजन और मापतौल, वन्य पशु और पक्षियों का संरक्षण, और दोस्तों न्याय का प्रशासन। ये दोस्तों पांचों जो हैं आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, इनसे दोस्तों एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है समवर्ती सूची, जिसे सूची 3 यानी कि दोस्तों 7वीं अनुसूची के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में दोस्तों शामिल 52 विषयों की एक सूची है। हालांकि अंतिम विषय दोस्तों 47 है। संघीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही इस विषय पर विचार करने की क्षमता रखती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोस्तों 3 सूचियां हैं जो विधायी भाग बनाती हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकारों के विपरीत केंद्र सरकार अवशिष्ट शक्तियों को बरकरार रखती है, जैसा कि कनाडा की संघीय सरकार करती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि 42वें संविधान संशोधन में जो है भारत के पद को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बदल दिया। साथ ही दोस्तों राष्ट्र की एकता पद को राष्ट्र की एकता और अखंडता से बदल दिया। ठीक है दोस्तों, जो 42वां संशोधन हुआ था इसमें जो है आपातकाल यानी जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इसको प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है। ये दोस्तों विधान परिषद जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों होता है ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। और दोस्तों जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार ये जो है होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उस अवयव की पहचान कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। तो ये दोस्तों जो है कैरोटेनाइड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो कैरोटेनाइड है ये पौधों, शैवाल और प्रकाश के संश्लेषक जीवाणु द्वारा संश्लेषित 750 से अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रंग द्रव का एक वर्ग है। ये दोस्तों समृद्ध रंग के अणु कई पौधों में पीले रंग, नारंगी और लाल रंगों के स्रोत हैं। मानव आहार में पाए जाने वाले दोस्तों 40 से 50 कैरोटेनाइड में से अधिकांश फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। दोस्तों जो कैरोटेनाइड है ये फायदेमंद ऑक्सीकरण रोधी है जो आपको बीमारी से बचाते हैं और दोस्तों आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जो प्रो विटामिन ए, कैरोटेनाइड को विटामिन ए में परिवर्तित किया जा सकता है जो विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य और आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ देखते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई है। दोस्तों अगर बात की जाए माइट्रोकॉन्ड्रिया की, दोस्तों माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की परतों को क्राइस्ट कहा जाता है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। एमाइलोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। और दोस्तों जो एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं जो आंतरिक झिल्ली कक्ष के भीतर स्टार्च का उत्पादन और भंडारण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है रिक्तिकाएं। दोस्तों झिल्ली से बंधे हुए अंग हैं जो जानवरों और पौधे दोनों में दिखाई दे सकते हैं और वे विशिष्ट लाइसोसोम होते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों यह है कि उनका जो कार्य वास्तव में अपशिष्ट उत्पादों का प्रबंधन है, अर्थात अपशिष्ट उत्पादों को लेना और अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाना भी है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा है ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, बाकी दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश से गुजरती है। दोस्तों जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री के कोण पर भूमध्य रेखा से उत्तर में एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों कर्क रेखा है ये 16 देशों, 3 महाद्वीपों और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। यह दोस्तों 8 भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से हुआ 8 भारतीय राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों 8 राज्य हैं, यहाँ से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा दोस्तों है ये उत्तरी अमेरिका में दोस्तों बाहामास द्वीप समूह और मैक्सिको से गुजरती है। अफ्रीका में दोस्तों ये मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मॉरिटानिया से गुजरती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं भूमध्य रेखा की। तो ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका से गुजरती है और ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। और दोस्तों अफ्रीका में जो है गैबॉन, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, साओ टोम और प्रिंसिप और सोमालिया से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट साथियों एशिया। दोस्तों एशिया से जो है ये मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट साथियों में मकर रेखा। तो ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका से गुजरती है जो कि अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पैराग्वे से गुजरती है। अफ्रीका में दोस्तों ये नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया से ये गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा, ठीक है ये दोस्तों चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का सीमा 8 राज्यों के शासित प्रदेशों से मिलती है। दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें जो है कथन पहला केवल सही है। ठीक है, ये जो उत्तर प्रदेश दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं मिलती है, ये ऐसे मिलती है दोस्तों, ये नहीं मिलते हैं यहाँ से। ठीक है, ये दोस्तों 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश का भूगोल यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। अक्षांशीय रूप से यह दोस्तों 23.5 से 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश और देशांतर के अनुसार दोस्तों 77.05 मिनट से
84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये स्थित है। दोस्तों पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई है ये 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर दोस्तों इसकी जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुल क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों शहरी क्षेत्रफल इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.70% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये चौथा स्थान है। पहला दोस्तों राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा महाराष्ट्र है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन 1 था वो सही था, कथन जो 1 था वो सही था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की दोस्तों सीमा जो है 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों कथन जो है दूसरा गलत था, वहां पे दोस्तों 8 राज्य दिए थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्य का नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है दोस्तों छूने वाला जो केंद्रीय प्रदेश है वो दिल्ली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को छूने वाली सबसे लंबी सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश की है और जबकि सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जिले नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। ये कौन से हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ये दोस्तों 7 जिले जो हैं नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? दोस्तों ये जो कथन है ये रास बिहारी बोस ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो रास बिहारी बोस हैं ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। उनका जो जन्म दोस्तों पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के ग्राम सुबलदाहा में हुआ था और वह जो है गदर विद्रोह और बाद में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रमुख आयोजकों में से एक थे। रास बिहारी बोस ने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय सेना सौंप दी थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि पटकाई पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों जो है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। ठीक है, दोस्तों जो पूर्वांचल रेंज है ये पटकाई पहाड़ियों, बरेल रेंज, मणिपुर और नागा हिल्स की पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं इसमें। पूर्वांचल से जिसे जो है दोस्तों पूर्वी हाईलैंड भी कहा जाता है। पूर्वी भारत में दोस्तों पर्वत श्रृंखलाएं हैं वे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी असम राज्यों में लगभग 37,900 वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। यह दोस्तों क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश, दक्षिण पूर्व में म्यांमार और उत्तर पूर्व में दोस्तों चीन से घिरा है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में दोस्तों इस क्षेत्र के कई संदर्भ हैं। ठीक है, दोस्तों पूर्वांचल रेंज दिहांग नदी के तट से पूरे दक्षिण की ओर तेजी से झुकती है और म्यांमार के साथ दोस्तों भारत की पूर्वी सीमा तक फैलती है। ठीक है, 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दोस्तों आहोमों पर पूर्वांचल का शासन था। यह पूर्वांचल का शासन था दोस्तों और यह जो है 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश किशोर 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया है? दोस्तों वो जो है हैदराबाद का किशोर था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो हैदराबाद का जो किशोर था 7 शिखर चुनौती पूरी करने वाला सबसे कम उम्र का जो है भारतीय बन गया है, जिसका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेय पंडाकंती। ठीक है, ये दोस्तों इसका नाम था, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो है 16 वर्षीय हैदराबाद का रहने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय और दुनिया का दूसरा सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया है जिसने 7 शिखर चुनौती पूरी की है। दोस्तों 7 शिखर चुनौती में प्रत्येक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना शामिल है। उसका जो है अंतिम चढ़ाई तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसने चढ़ाई की है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यह पहले दोस्तों एकांकागुआ, डेनाली, किलीमंजारो, एल्ब्रस, विंसन और कोसियुस्को पर दोस्तों चढ़ चुका था और प्रत्येक चढ़ाई एवरेस्ट के लिए अंतिम प्रयास की ओर ले जाती थी। दोस्तों यह उपलब्धि वैश्विक पर्वतारोहण में सबसे प्रतिष्ठित में से एक मानी जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर है
त्याग, समापन, क्षय, ये दोस्तों सभी जो है इसमें राइट आंसर हैं। उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, जो नागरिकता अधिनियम 1955 उन 3 तरीकों से छोड़ता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक, चाहे वह संविधान के प्रारंभ में या उसके बाद का नागरिक हो, अपनी नागरिकता खो सकता है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है, त्याग है एक, समापन है, क्षय है। ठीक है, इसके तहत दोस्तों ये छोड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं त्याग की, तो यह एक स्वैच्छिक कार्य है जिसके द्वारा दोस्तों किसी व्यक्ति को दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी जाती है। हालांकि दोस्तों भारतीय संविधान संघीय है और एक दोहरी राजनीति, संघ और राज्य की परिकल्पना करता है, यह केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट साथियों, समापन, यह दोस्तों जो है कानून के संचालन से होता है और ये जो है दोस्तों जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह दोस्तों स्वतः ही भारतीय नागरिक होना बंद कर देता है। इसे दोस्तों एकल नागरिकता कहते हैं। नेक्स्ट साथियों है क्षय, दोस्तों यह जो है पंजीकरण या प्रतिकरण द्वारा दोस्तों प्राप्त भारत की नागरिकता का अनिवार्य समापन है। नागरिकता दोस्तों भारत सरकार के एक आदेश के आधार पर वंचित है जिसमें धोखाधड़ी, झूठे प्रतिनिधित्व और भौतिक तथ्य को छिपाने या संविधान के प्रति अरुचि आदि से भारतीय नागरिकता हासिल करने से जुड़े मामले इसमें शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों, भारतीय नागरिकता का जो अधिग्रहण है ये देख लीजिएगा दोस्तों, या तो जो है जन्म से नागरिक हो, वंश के द्वारा दोस्तों नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्रकटीकरण दोस्तों द्वारा नागरिकता और क्षेत्र के निगमन द्वारा नागरिकता। ये दोस्तों 5 प्रकार के दोस्तों इसमें अधिग्रहण शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इसमें जो है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इसमें बताइए इसका राइट साथियों आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है बाडा लाचा दर्रा, ठीक है, पहला है, दूसरा दोस्तों सिपकिला दर्रा है, तीसरा जेलेपला दर्रा है, चौथा जो है दोस्तों बोमडिला दर्रा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो क्रम है ये 1, 2, 3 और 4, ये दोस्तों इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं जो बड़ा लाचा दर्रा है इसमें दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 4890 मीटर है। दोस्तों ये जो है दर्रा हिमाचल प्रदेश में मंडी को जम्मू कश्मीर के लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, और अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है और परिवहन मार्ग के रूप में दोस्तों ये उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट साथियों सिपकिला दर्रा, तो ये जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश और तिब्बत से साथियों ये जोड़ता है और ऊंचाई जो है इसकी 6000 मीटर है। सर्दियों के मौसम में दोस्तों ये बंद रहता है, खास करके नवंबर और अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट साथियों जेलेपला, दोस्तों ये जो है सिक्किम को भूटान देश से जोड़ता है और दोस्तों ये जो है सिक्किम भूटान सीमा पर है ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 4538 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों ये जो है चुंबी घाटी से होकर के गुजरता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिक्किम और लहासा के बीच दोस्तों ये महत्वपूर्ण कड़ी है। वहीं पर दोस्तों नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा, ये जो है भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और 4331 मीटर इसकी ऊंचाई है। महान हिमालय में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा के पास 4331 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को न्यासा से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। तो ये दोस्तों जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सापेक्षता एक सिद्धांत है जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे के सापेक्ष हैं और सभी गतियां एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष होनी चाहिए। यह एक धारणा है जिसमें कहा गया कि जो भौतिकी के नियम हर जगह समान हैं। यह सिद्धांत सरल है लेकिन समझने में कठिन है। यह दोस्तों कहता है कि यदि वस्तु या संवेग केवल अन्य वस्तुओं के संबंध में है तो वेग को मापने के लिए कोई पूर्ण निर्देश तंत्र नहीं है। प्रकाश की गति स्थिर है, इस बात के निरपेक्ष कि कौन इसे मापता है या इसे मापने वाला व्यक्ति कितना तेज है। ठीक है, ये दोस्तों ये जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि चार्ल्स डार्विन, ये दोस्तों इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जो चार्ल्स डार्विन हैं इन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
पहली बार दोस्तों 1859 में डार्विन की पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में तैयार की गई यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों जीव समय समय पर शारीरिक या व्यवहारिक संबंधी लक्षणों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है बदल जाते हैं। ठीक है, वाटसन और क्रिक का दोस्तों जो मॉडल था ये जो है दो तंतुओं से बना था जो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच एक सर्पिल आकार से बंध से जुड़े होते हैं। दोस्तों इस मॉडल ने दिखाया कि डीएनए जो है अणु एक द्विकुंडलीय है। डीएनए अणु दो नए पूरक तंतु उत्पन्न करता है। द्विकुंडली का प्रत्येक तंतु नए तंतु के लिए दोस्तों एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट साथियों है जॉन डाल्टन। इन्होंने दोस्तों पहले पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और उन्होंने इसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नाम दिया। दोस्तों डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है द्रव्यमान संरक्षण के नियम, निश्चित अनुपात के नियम और विभिन्न अनुपातों के नियम को सफलतापूर्वक समझने में सक्षम था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूकेरियोटिक कोशिकाएं बिना केंद्र वाली कोशिकाएं हैं और एकल कोशिका वाले जीवों में जो है पाई जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक केंद्रक होता है और वे मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। दोस्तों पूछा गया है कि इनमें से जो है कथनों में से कौन सा सही है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें जो है कथन ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। ठीक है, इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन इसमें सही नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक केंद्रक होता है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाएं आमतौर पर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से बड़ी होती हैं और वे मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती हैं। अतः दोस्तों एक कथन गलत है। दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अलावा अन्य अंग भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वह एक केंद्रक होता है और जो परमाणु झिल्ली से घिरा होता है और बड़े तथा जटिल जीवों का निर्माण ये करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है वे एक कोशिका में विभिन्न वातावरण बनाए रख सकते हैं जो उन्हें विभिन्न चयापचय क्रियाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। दोस्तों यह उन्हें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से कई गुना बड़ा होने में मदद करता है क्योंकि दोस्तों जो यूकैरियोटिक कोशिका जो है आमतौर पर कई रैखिक गुणसूत्र होते हैं जो टीलोमर से ढके रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो यूकैरियोटिक जो डीएनए प्राकृतिक और कोशिका विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन थोड़ा अधिक जटिल होते हैं। दोस्तों जो प्रोटोजोआ, कवक, पौधे और जानवर सभी दोस्तों जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बिना केंद्रक वाली कोशिकाएं हैं। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एकल कोशिका वाले जीव जैसे बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका जो कथन 2 है ये भी गलत है। दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं वाले जीव को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ये विकसित होने वाले पहले प्रकार के जीव थे और आज भी दोस्तों सबसे आम जीव हैं। वे जीव जिनमें झिल्लीबद्ध केंद्रक की कमी होती है उन्हें दोस्तों प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यह दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक परमाणु झिल्ली के भीतर बद्ध होने के बजाय जीव द्रव में होता है। अनुवांशिक पदार्थ दोस्तों एकल गुणसूत्र पर मौजूद होता है। दोस्तों माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को भरने वाला जो द्रव्य मैट्रिक्स जीव द्रव्य होता है और दोस्तों प्रोकैरियोटिक्स में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। तो ये भी दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलाइए। दोस्तों इसमें मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो कालीबंगा दोस्तों है ये कहाँ से संबंधित है। ये दोस्तों कालीबंगा जो है ये हड़प्पा स्थल जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर है, तो ये सिंध में है। और दोस्तों जो रंगपुर है और जो बनवाली है ये बनवाली इसको बोलते हैं, तो ये दोस्तों जो है हरियाणा में है। और जो दोस्तों जो रंगपुर है ये कहाँ पर, तो गुजरात में है। ठीक है, ये दोस्तों इसका सही मिलान हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता दोस्तों है एक ऐसी सभ्यता है जिसकी स्थापना ज्यादातर सिंधु नदी घाटी में हुई थी। ठीक है,
सिंधु घाटी दोस्तों जो सभ्यता है इसका जो काल है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दोस्तों इसका जो काल है दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो शब्द है ये जॉन मार्शल द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। यह दोस्तों सभ्यता जो है सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में दोस्तों ये फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल दोस्तों यहाँ पर लोथल है, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा और रंगपुर आदि इसमें दोस्तों ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कालीबंगा की। दोस्तों जो कालीबंगा है ये अर्थ इसका होता है काले रंग की चूड़ियां। इसकी दोस्तों पहली खुदाई 1951 में अमलानंद घोष ने और बाद में दोस्तों बीवी लाल और बीके थापर ने दोस्तों 1961 में इसकी खुदाई किया था। इसकी दोस्तों जो खुदाई है राजस्थान के हनुमानगढ़ में हुई थी और दोस्तों यहाँ जो है पहली बार जुताई वाले खेत के प्रमाण मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है बनावली। तो ये दोस्तों जो है स्थल की खुदाई 1973 में हरियाणा के फतेहाबाद में RS विष्ट द्वारा की गई थी। यह दोस्तों हल्की प्रतिकृति खेत में मिली है दोस्तों इसमें, और वहां दोस्तों देवी माँ की मिट्टी की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई RD बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है। यह दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित था और दोस्तों इसकी खुदाई है पाकिस्तान के सिंध में हुई थी, ठीक है। वहां दोस्तों एक महान स्नानागार और एक महान अन्न भंडार की खुदाई की गई थी। नेक्स्ट साथियों है रंगपुर। दोस्तों जो रंगपुर है ये गुजरात पश्चिमी भारत में एक पुरातत्व स्थल है। यह दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के काल का था, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 1931 के दौरान MS वत्स के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दोस्तों खुदाई इसमें शुरू की गई थी। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा जो कालीबंगा दोस्तों है राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो दोस्तों जो है सिंधु है और रंगपुर है ये गुजरात में है, जो बनावली दोस्तों है ये कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है बात करते हैं लोथल स्थल की। दोस्तों ये जो लोथल स्थल है इसकी खुदाई जो है SR राव ने 1954 में गुजरात में की थी। यह दोस्तों एक बंदरगाह वाला शहर था जैसा कि सबूत में पता चलता है। दोस्तों गोदी के जो साक्ष्य हैं लोथल में मिले हैं। दोस्तों ये जो है तीनों फैक्ट आप लोग इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं धोलावीरा स्थल की। दोस्तों इसकी खुदाई है JP जोशी ने 1967 में गुजरात के कच्छ इलाके के पास की थी। धोलावीरा दोस्तों स्थल एक अद्वितीय जल दोहन प्रणाली की स्थापना की गई थी। दोस्तों धोलावीरा ने सबसे लंबा शिलालेख प्राप्त किया है जिसमें हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के संकेत शामिल हैं। इसे दोस्तों 3 मीटर लंबे तख्ते पर लगाया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी स्थापित होने जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित होने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर C दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह समझौता जो है अमरावती में हुआ था और इस शहर का नाम जो है क्रिएटर लैंड होगा। इस पहल को दोस्तों वेब्स समिति 2025 के दौरान गति मिली जिसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। दोस्तों क्रिएटर लैंड में उन्नत बुनियादी ढांचा होगा, सिनेमा होगा, गेमिंग दोस्तों इसमें शामिल होगा, विज्ञापन होगा दोस्तों इसमें, वर्चुअल उत्पादन होगा और प्रौद्योगिकी आधारित कहानी कहना होगा, ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य जो है आंध्र प्रदेश को रचनात्मक अर्थव्यवस्था, पर्यटन, डिजिटल नवाचार, रोजगार सृजन और कौशल विकास का केंद्र बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति का सदस्य नहीं था जिसे 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों D इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विकल्पों में से केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मसौदा समिति के सदस्य नहीं है। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद दोस्तों हैं संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं जो मसौदा समिति के जो एक महत्वपूर्ण समिति थी जिसे संविधान सभा द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों यह जो है संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रभारी है, ठीक है। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति की नियुक्ति की गई और डॉक्टर BR अम्बेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों जो मसौदा समिति के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए दोस्तों अध्यक्ष जो है सहित 7 सदस्यों की टीम नियुक्त की गई थी। दोस्तों जो मसौदा समिति के सदस्य थे कौन कौन थे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नेक्स्ट साथियों है डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, BL मित्तर, DP खेतान। ये दोस्तों जो 7 सदस्य हैं ये इसमें शामिल थे। दोस्तों जो मसौदा समिति है ये 21 फरवरी 1948 को
संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डॉक्टर सुनंदा नायर को एक डैश कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये जो है मोहिनीअट्टम के। ठीक है, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं, डॉक्टर सुनंदा नायर देश की पहली छात्रा हैं जिनके पास जो है दोस्तों मुंबई विश्वविद्यालय से संबंध, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय से मोहिनीअट्टम में जो है मास्टर डिग्री है। उन्होंने दोस्तों अपनी पीएचडी मुंबई विश्वविद्यालय से अपने शोध मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद पर पूरी की। दोस्तों नायर प्रख्यात मोहिनीअट्टम प्रतिपादक पद्म भूषण डॉक्टर कनक रेले के शिष्य हैं और जिन्हें जो है इस शास्त्रीय केरल नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कुछ महत्वपूर्ण जो अन्य शास्त्रीय नर्तक हैं उनको दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा और दोस्तों इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि दोस्तों आपको जो है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेला, दोस्तों ये जो है भरतनाट्यम से जो है संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज दोस्तों कथक, केलूचरण महापात्र दोस्तों ये उड़ीसी, गुरु विपिन सिंह मणिपुरी, पद्म सुब्रमण्यम दोस्तों भरतनाट्यम, सोनल मान सिंह जो है भरतनाट्यम और उड़ीसी, और श्रीमंत शंकर देव दोस्तों क्षत्रिया, और अलर मेल वेल्ली ये दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित है। दोस्तों आइए थोड़ा देखते हैं जो कुछ नृत्य दिए हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कथक की। ठीक है, तो दोस्तों कथक है ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके दोस्तों जो लोकप्रिय नर्तक हैं, एक है पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सोवना नारायण, कुमारी कमला, सुनंदा हजारी लाल अग्रवाल, पंडित दुर्गा लाल, रानी कर्ण, ये दोस्तों जो है कथक से संबंधित कुछ नर्तक हैं। ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कुचिपुड़ी की, तो ये जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लोकप्रिय दोस्तों नर्तक कौन से हैं, तो मल्लिका साराभाई, वी सत्यनारायण शर्मा, दीपा शशि चंद्रन, और दोस्तों वेदांतम रामलिंग शास्त्री, केवी सत्यनारायण, शांतला शिवलिंगप्पा और सन्मुख श्रीनिवास, उषा श्रीनिवास, ये दोस्तों जो है लोकप्रिय नर्तक हैं कुचिपुड़ी के। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कथकली, तो केरल का दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का, केरल का। दोस्तों यहाँ पर जो है लोकप्रिय नर्तक कौन कौन से हैं, तो कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण प्रसाद, कोटकत शिवरामन, कलामंडलम दोस्तों रमन कुट्टी नायर, और कलामंडलम वासु पिसा रोडी, कबुंगल चतुन्नी पलिक्कर दोस्तों ये भी जो है दोस्तों ये कथकली जो है लोकप्रिय नर्तक हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको जो क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।